यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करने वाले कानून का तो जहाँ तक मुझे याद है पिछले 50-60 के इतिहास में हम देखते हैं कि हर 20 साल के बाद में नया कानून बनाया गया है। 1974 में महाराष्ट्र में हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग कानून थे। नागपुर यूनिवर्सिटी के लिए नागपुर यूनिवर्सिटी एक्ट था 1974 का। फिर 1994 में महाराष्ट्र स्टेट ने एक कॉमन एक्ट बनाया सारी यूनिवर्सिटीज को, सारी जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज, एज ऑन डेट देयर आर 13 पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो ये सारी पब्लिक यूनिवर्सिटी को गवर्न करने के लिए एक कॉमन कानून बनाया, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज एक्ट 1994। और अभी 22 साल के बाद में फिर में आया है महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट 2016। तो उसके कुछ कारण रहे हो, और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट की जगह महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट बनाने के पीछे महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये रहा मेरे हिसाब से कि 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, और उस विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत सेवा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, वो भी गवर्न करने की पहली बार प्रावधान किया गया। उसके पहले वैसा नहीं था। तो एक उसमें एक करार है गैट्स करके, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज, और इस सर्विसेज में एजुकेशन सेक्टर भी आता है। तो सेक्टर को ओपन करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पर स्कोप देने के लिए कानून में बदल करने की भी आवश्यकता थी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं कि 1994 के बाद में इमर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी, तो ऐसे कुछ चेंजेस समाज में हुए, जिसका परिणाम ये हुआ कि मैं 1994 के एक्ट को बदल के उसकी जगह एक नए कानून को हमको लाना पड़ा, और वो जो कानून आया है महाराष्ट्र एक्ट। तो दिस governs 13 public universities in the state of Maharashtra. Outside this, there are other universities which are private universities, and those universities are created by special legislation. उनके लिए अलग अलग कानून बनाए जाते हैं स्टेट के द्वारा। So my speech is going to dwell upon the provisions of the Maharashtra Public Universities Act. हम इसके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि बाकी जो यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनके जो अपने अपने स्पेशल लेजिस्लेशन है, उसके बारे में यहाँ पर मैं कोई टिप्पणी करने वाला नहीं हूँ। तो ये इस लेक्चर की एक मर्यादा रहेंगी, ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना होगा, क्योंकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो प्राइवेट लेजिस्लेशन है उसके अलग अलग अपने फीचर्स हो सकते हैं। तो इसलिए ये लेक्चर उस टाइप की यूनिवर्सिटीज को लागू नहीं होगा। बहुत सारी अलग अलग टाइप की यूनिवर्सिटीज है, और जैसे कि ये पब्लिक एंड प्राइवेट का जैसा हमने एक डिस्टिंक्शन बताया, वैसे भी और एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है यूनिवर्सिटीज के बीच में। वो ये है कि एफिलिएटिंग एंड नॉन एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जो स्टेट ने बनाई हुई, स्टेट की यूनिवर्सिटीज है, लेकिन वो नॉन एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, उनमें कोई एफिलिएशन और कोई अन्य कॉलेज, अन्य संस्था एफिलिएट नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे जैसा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र में 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की निर्मित की गई है। एक हमारे नागपुर में है, एक मुंबई में है, और एक औरंगाबाद में। तो लॉ के प्रोग्राम चलाने के लिए अलग से यूनिवर्सिटी, इसका एकमात्र कॉलेज होता है, और वही कॉलेज यूनिवर्सिटी होती है। That is although it is created by the state legislation, it is a non-affiliating university. लेकिन अगर हम नागपुर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, ये भी यूनिवर्सिटी स्टेट लेजिस्लेशन से बनाई गई यूनिवर्सिटी है।
स्टेट की लेजिस्लेशन, महाराष्ट्र स्टेट के कानून से बनाई गई ये यूनिवर्सिटी है. बट द फीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज दैट इट इज एन एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी. इस यूनिवर्सिटी के परिवार में एज ऑन डेट 542 महाविद्यालय एफिलिएटेड है. 542 एफिलिएटेड महाविद्यालय है. इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में कुछ इंस्टीट्यूशन हो सकती है जिनको हम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं. और जो एफिलिएटेड, अभी एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर भी हमको डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा. प्योर एफिलिएटेड कॉलेजेस एंड द अदर आर ऑटोनॉमस कॉलेजेस. वो भी यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड होते हैं लेकिन वो ऑटोनॉमस होते हैं. अब ये ऑटोनॉमस जो महाविद्यालय होते हैं, कॉलेजेस जो है, जो यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड है, उनके बारे में थोड़ा सा कानून अलग लागू होता है. तो अभी हम जिस कानून की चर्चा करने वाले हैं तो वो यूनिवर्सिटी को लागू होता है और उन महाविद्यालयों को लागू होता है जो इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और जिनको ऑटोनॉमी प्रदान की गई नहीं है, which are non-autonomous affiliated colleges of. तो ऐसा ये कानून का दायरा है. And our discussion, for the purpose of our discussion of our university law, we will keep in our mind the case of राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी. तो हालांकि ये यूनिवर्सिटी तकरीबन 100 years old है. Very soon it is going to celebrate its centenary year. But presently, और उसको जब निर्मित हुई थी 100 साल पहले, वो कुछ अलग कानून से निर्मित हुई थी. लेकिन वो सारे कानून अभी काल बाह्य हो गए हैं और उनकी जगह पर अभी जो है महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 का है. तो प्रेजेंटली राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी इज गवर्न बाय महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी. तो इस एक्ट का फीचर्स क्या है? तो दिस लॉ क्रिएट्स एन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी. जिसको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं वो एक तो लीगल एंटिटी है. इट इज एन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी. इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टेट. State has created this university, but the university does not mean the state, although it may have certain responsibilities of the state. दूसरी बात ये है कि this University Act has defined the organic structure of the university. आप अगर यूनिवर्सिटी क्या है ये अगर जानना चाहेंगे तो आपको ये यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर समझना होगा. और इस ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में हमको 3 तरह की बॉडीज और अथॉरिटीज दिखाई देते हैं जो टुगेदर फॉर्म्स द यूनिवर्सिटी, कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्सिटी. व्हाट इज यूनिवर्सिटी? अगर हम कोई पूछे तो यूनिवर्सिटी इज ए कलेक्टिव प्रोडक्ट ऑफ वेरियस अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स एंड बॉडीज एंड कमिटीज ऑफ द यूनिवर्सिटी. और यूनिवर्सिटी इज एन ऑर्गेनिक एंटिटी having various authorities, officers and bodies. So let us try to know what are the different authorities of the university. मैं एक 20-25 मिनट तक या 30 मिनट तक पहले बोलूँगा और उसके बाद में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसके ऊपर अपन बाद में बात करें. So university has important authorities. Why should you know these authorities? Because it concerns you in a varieties of the ways, different ways these authorities concerns you. So the first and foremost authority of the university, अगर हम जिस क्रम में उनका उल्लेख कानून में किया गया है उस हिसाब से अगर हम जाते हैं तो उस हिसाब से फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी इज द सीनेट. तो सीनेट जो होती है यूनिवर्सिटी की वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है. बिकॉज
The Senate consists or comprises representatives from various sections of the society. ये important है कि this university, the Senate has representation from teachers. University has representation from principals of the colleges. University has also representations from uh, managements of the colleges. It has also representation from the students and representation from other stakeholders uh, like industrialists, uh, cultural organizations, and the state's representatives. तो इसमें मूलतः हम दो तरह के मेंबर्स देखते हैं कि इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, तीन तरह के मेंबरशिप होती है सीनेट के अंदर। एक्स ऑफिशियो में यूनिवर्सिटी के जो ऑफिसर्स होते हैं, सम ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स, they are ex officio members by virtue of their own office, like vice chancellor, pro vice chancellor, registrar, because they are the officers of the university and QA officers of the university, they are also the members of the Senate. उनके लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं है सीनेट में जाने के लिए। फिर उसमें जो दूसरे होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव, हमने कहा कि टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, इनके हर एक की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है एंड सर्टन रिप्रेजेंटेशंस आर गिवन। 10, 20, 5 जैसे भी दिए है वो उस तरह से, तो दे फॉर्म द कॉलेजियम ऑफ देमसेल्फ एंड फ्रॉम द कॉलेजियम दे select their representative. So representation is given to various sections of the society so that the expectations of the society from the university, they are ventilated on in the Senate, and that helps in framing the policies and the decisions of the university with respect to higher education, which is the main purpose of the university. Teaching and conduct of the research at higher education level is the purpose. So in what direction that teaching and research should be conducted, with respect to that, the policy decisions are taken by the Senate and other bodies, important bodies, which will come. The second important body of the university is the management council, and this management council is a very powerful body. It has been invested with the power to manage the affairs of the university. So this management council again consists of some ex officio members like vice chancellor, pro vice chancellor, registrar. They are ex officio members, and some deans of the faculty, and some are the others are the representatives elected by various bodies. So you get members elected by the Senate. Senate will send some of its members to the management council. Academic council will send some of its members to the management council. And again, there are constituencies from which elections will take place from the Senate and the academic council. There is no direct election of the members to the management council, but there is indirect election. In the sense कि Senate में जो मेंबर्स जाते हैं वो उनके लिए बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है, इनके लिए बूथ बनाए जाते हैं और बूथ में फिर वोटर्स अपने वोट देते हैं। लेकिन सीनेट से जब मैनेजमेंट काउंसिल में जाते हैं तो उस तरह से बूथ वगैरह की प्रक्रिया नहीं होती है। दे आर इलेक्ट फ्रॉम देमसेल्फ constituency wise. The third important body is the academic council, and important function of the academic council is to grant approval to the various courses designed by the board of studies. So almost all academic activities, degrees, diplomas, awards, and importantly affiliation of the colleges. So these important functions are assigned to the
academic council. And the most important function of the Senate is the passing of the budget of the university. So indirectly, it exercises the financial control or control over the financial affairs of the यूनिवर्सिटी. द सीनेट कंट्रोल चीज. एकेडमिक काउंसिल में इस तरह से बजट का रोल नहीं होता है. सीनेट एंड मैनेजमेंट काउंसिल आर इंटरेस्टेड विद द रोल टू पास द बजट ऑफ द यूनिवर्सिटी. So academic council deals with most of the academic matters. Then the fourth authority of the university is the faculty. यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंडर 1994 एक्ट every university had autonomy to decide faculty. कौन सी फैकल्टी उस यूनिवर्सिटी में रह सकती है, कितनी फैकल्टीज रहेंगी, ये सारे मामले में हर यूनिवर्सिटी को तय करना था. तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैड डिफरेंट फैकल्टीज. नंबर ऑफ द फैकल्टीज आल्सो वेरीड फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. पूना यूनिवर्सिटी में डिफरेंट फैकल्टीज, नागपुर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट, मुंबई यूनिवर्सिटी में डिफरेंट. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 2016 जो है, अब यूनिफॉर्मली इन ऑल द 13 यूनिवर्सिटीज, सारे 13 पब्लिक यूनिवर्सिटीज में स्टैट्यूटरीली प्रिस्क्राइब्ड 4 फैकल्टी रहेंगी. ओनली 4 फैकल्टी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहली फैकल्टी है, दूसरी है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तीसरी ह्यूमैनिटी और चौथी है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी. तो पुराने जो एग्जिस्टिंग फैकल्टीज थे हमारे यूनिवर्सिटीज में, उनको रीऑर्गेनाइज किया गया था. जैसे कि अगर आप जानते हैं तो साइंस वाज ए डिफरेंट फैकल्टी, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर वाज ए डिफरेंट फैकल्टी, law was a different faculty, arts was a different faculty, social science was different faculty. The act ने कहा कि no, there won't be all those faculties, only there will be 4 faculties prescribed by the statute. और वही 4 फैकल्टी सारे 13 यूनिवर्सिटीज में रहेंगे. उसके बाद the act said the university will decide what will be the content of those. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन सी एग्जिस्टिंग फैकल्टीज जाएंगी या कौन से सब्जेक्ट, कौन सी डिसिप्लिन जाएंगे, ह्यूमैनिटीज में कौन से डिसिप्लिन जाएंगे, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज में कौन से जाएंगे. दैट ऑटोनॉमी वाज गिवन टू द यूनिवर्सिटी. So universities were given freedom to frame the statute and by the statute to decide the content of those 4 faculties. अब ये फ्रीडम मिला तो इसमें और एक बड़ा मजेदार घटना हुई. मिसाल के तौर पे मैं जिस फैकल्टी से हूँ उस फैकल्टी की ही मैं आपको उदाहरण दूंगा. नागपुर यूनिवर्सिटी में हमने डिसीजन लिया कि लॉ विल बी पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटीज. अमरावती यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया कि नो इट विल बी पार्ट ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी. पूना यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये ह्यूमैनिटीज में रहेगा. इस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अलग अलग डिसीजन लिए एंड दैट क्रिएटेड ए काइंड ऑफ ओपन ए पैंडोरा बॉक्स क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी. और तो एक मजेदार बात ये हुआ कि फार्मास्यूटिकल साइंसेस वाज एन इंडिपेंडेंट फैकल्टी प्रायर टू द एक्ट ऑफ 2016. लेकिन हमारे यहाँ पर निर्णय लिया कि उसको हम इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज में डालेंगे. तो दूसरे यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं, फार्मास्यूटिकल साइंस विल गो टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब ये पूरे कंपोजिशन में हमें कहीं पे भी कोई लॉजिक नहीं दिखाई दिया. तो एवरीबडी, मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ कि वेयर द लॉ एंड्स पॉलिटिक्स बिगिन. और वही यहाँ पर भी हुआ था. Everybody, there was no logic why pharmaceutical science go to interdisciplinary studies, and if the pharmaceutical sciences could be part of the interdisciplinary studies, the law also could be the part of the interdisciplinary studies. So there was no logic. The only governing consideration was convenience, and therefore the government intervened. And the state government constituted one committee to examine this issue and decide the composition of the 4 faculties.
So Dr. Mari committee was constituted at the state level और डॉक्टर माई कमेटी ने अपने रिपोर्ट के अनुसार कंपोजिशन दे दिया। अब उसमें भी पॉलिटिक्स कुछ खत्म नहीं हुआ। मजेदार बात तो ये है कि एक डिसिप्लिन में अंडर ग्रेजुएट कोर्स ह्यूमैनिटीज में है तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स गया इंटरडिसिप्लिनरी। इट डिफाइज द लॉजिक। तो वॉट एवर इट इज, यूनिफॉर्म स्टैट्यूट बनाया स्टेट ने ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द माई कमेटी। अब नाउ दैट यूनिफॉर्म स्टैट्यूट अनलेस इट इज चेंज, it is deciding the composition of the 4 faculties in the university, and accordingly you will discover in which faculty or to which faculty you belong or your subject and your discipline belong. You have to consult the uniform statute framed by the state government. The next authority is the board of deans. ये नई बॉडी बनाई गई है। अर्लियर देयर वाज नो सच अ बॉडी। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. Yes, sir, you are. कम आ रही है सर। हाँ, आवाज आ रही है अभी? यस सर, आ रही है। हाँ, राइट, जी आ रही है। यस सर। थोड़ा सा कम आ रही थी सर। रेज, हाँ नहीं, मैंने रेज कर दिया अभी, शायद मेरे हैंडसेट में लो था। ओके सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। सो sorry for that, I did not discover now having read the messages। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक नई अथॉरिटी की अपने 2016 के कानून में बनाया है, वो है जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डीन्स। अभी एक जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चेंज जो 94 के एक्ट और 2016 के एक्ट में जो हुआ वो ये है, जैसा अभी एक मैंने बताया आपको कि फैकल्टी के बारे में 94 एक्ट के अनुसार हर एक विद्यापीठ में अलग अलग फैकल्टीज हुआ करती थी। अपने ही यूनिवर्सिटी में 9 फैकल्टी थी, अभी 4 है। और 94 के एक्ट में भी हर फैकल्टी के लिए एक डीन हुआ करते थे, इस एक्ट में भी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बदल जो हुआ है वो ये है कि अभी डीन जो है ही इज नॉट इलेक्टेड डीन और रैदर ही इज ए सिलेक्टेड डीन। 94 एक्ट के अंदर डीन यूज्ड टू बी इलेक्टेड वन। So the constituency of the teachers used to elect the dean of their faculty. Now these selected deans means a selection committee will appoint a dean on full-time basis for a period of 5 years, or his term is actually, I will come to that details when we talk about the officers of the university. So those 4 deans, they together constitute the board of the deans. So composition of the board of deans is इस चारों फैकल्टी के चारों डीन प्लस द प्रो वाइस चांसलर। प्रो वाइस चांसलर इज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डीन्स। तो 5 लोगों की ये बॉडी है बोर्ड ऑफ डीन्स, प्रो वाइस चांसलर बीइंग द चेयरमैन ऑफ दिस अथॉरिटी। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट authority created by the Maharashtra Public University Act. Important functions are assigned to this board of the deans, and therefore the board of the dean can decide the dasha and disha of higher education pursued in the university, the kind of the research, the kind of the teaching, the kind of the courses, and various important decisions are assigned to the board of the deans. तो ये 5 लोग जो है प्रो वाइस चांसलर एंड 4 डीन who together constitute the board of deans. They are the key academic personnel of the university. Key academic personnel, the most important person. और स्टैट्यूट ने उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाली है, इसलिए उनको फुल टाइम बेसिस पे रखा है। दिस इज नो मोर, डीन्स रोल इज नो मोर ए पार्ट टाइम रोल, it is a full-time role.
और बोर्ड ऑफ डीन्स का भी फंक्शन है कि इट डिसाइड्स एफिलिएशन टू द कॉलेजेस। और यहाँ मैं आपको एक और बदल, बहुत ही अहम बदल जो हुआ है वो बदल ये है कि रिगार्डिंग एफिलिएशन ऑफ द कॉलेजेस, दोज हु कम फ्रॉम द एफिलिएटेड कॉलेजेस, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट बात है कि पुरानी जो नियम थे हमारे एफिलिएशन के बारे में, उससे अभी नए इसमें नियम बदल गए हैं। अभी एफिलिएशन का पैरामीटर है एकेडमिक ऑडिट। एवरी एफिलिएटेड कॉलेजेस इज सब्जेक्ट टू गो फॉर एकेडमिक ऑडिट, and that academic audit will decide the decision of the university to grant affiliation or not to grant affiliation। और एकेडमिक ऑडिट के भी नॉर्म्स बनाए गए हैं, और सही मायने में अगर वो सब हम कानून बनाएंगे उसके, तो काफ़ी डिफिकल्ट जाएगा कि जो नॉन फंक्शनिंग कॉलेजेस है, ऑन पेपर कॉलेजेस है, उनका सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि उनको ऑडिट करना है और ऑडिट के नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिंजेंट हो सकते हैं। अभी उतना हुआ नहीं है मेरे, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। तो बोर्ड ऑफ डीन को जो एफिलिएशन देना है, दैट हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड ऑफ डीन। तो ये उसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद में जो एक अथॉरिटी है वो है बोर्ड ऑफ सब कैंपसेस। यूनिवर्सिटी का जैसे आप जानते हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है, और नागपुर यूनिवर्सिटी के दायरे में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया। अब ये 4 जगह पे, और इंटीरियर में हमारे बच्चे होते हैं, कॉलेज के टीचर होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, इनकी सुविधा के लिए इन्हें बार बार यूनिवर्सिटी में आने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। शायद इस संकल्पना से सब कैंपसेस की बात कही गई, बट मेरे हिसाब से अभी तक ऐसे सब कैंपसेस एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। और जब ये सब कैंपसेस एस्टेब्लिश होंगे तो उनके लिए एक बोर्ड की संकल्पना है, बोर्ड ऑफ सब कैंपसेस। फिर 7वें नंबर पे जो अथॉरिटी है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज, और आप जानते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है टू फ्रेम, टू डिजाइन वेरियस कोर्सेज इन वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। और ये जो कोर्सेज हम डिजाइन करते हैं उसमें अगर अपाइकल बॉडी की प्रिस्क्रिप्शन है, जैसे यूजीसी का है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, लोकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी का पर्सपेक्टिव प्लान होता है, उस पर्सपेक्टिव प्लान को ध्यान में रखते हुए हमको डिफरेंट कोर्सेज वो बोर्ड ऑफ स्टडीज को फ्रेम करना होता है। तो एक बेसिक लेवल पे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी कोर्स का, जो नया कोर्स जो जन्म लेता है, उसकी शुरुआत होती है बोर्ड ऑफ स्टडीज के डिसीजन से। तो एक इम्पॉर्टेंट बॉडी होती है और जिसकी जिम्मेदारी होती है कि यूनिवर्सिटी के जो कोर्स है वो नए नए कोर्सेस बनाएं, और इस तरह से कोर्सेस बनाएं कि जो जिसका सोशल रिलीवेंस हो, इकोनॉमिक रिलीवेंस हो, सोसाइटी के लिए वो कुछ कारगर बने। और दूसरा, अभी जो एम्फेसिस है पर्सपेक्टिव प्लान में भी है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है कि एवरी कोर्स मस्ट हैव स्किल कंपोनेंट। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज का ये फंक्शन बनता है कि दे हैव टू डिजाइन, रीडिजाइन, refine the courses in such a manner that the product of those courses, the students who will be doing those courses will have acquired certain skills. They are also expected to define the outcome of the courses. ये कोर्स करने के बाद में बच्चे में क्या आप किस तरह के स्किल एक्सपेक्ट करते हैं, वो, so there has to be relevance. It should not be of only pure academic importance, but it should lead to development of certain skills in the students. So that's an important function of the board of the studies. Or, as a teacher, you have opportunity to become a member of the board of studies, which is a elected body. The members of this board of the studies are elected by the collegium consisting of heads of the departments
in various colleges. Ex officio ओनली यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट संबंधित सब्जेक्ट के वो मेंबर बनते हैं, और उसके बाद में इलेक्टेड मेंबर्स अपने कुछ सदस्य को नॉमिनेट भी करते हैं. So that is by and large elected body entrusted with the function of designing the courses. फिर आप जानते हैं कि वो कोर्स का फंक्शन जो प्रोग्रेस होता है बोर्ड ऑफ स्टडीज से फैकल्टी में जाता है, फैकल्टी से वो बोर्ड ऑफ डीन्स में जाता है, वहां से फिर एकेडमिक काउंसिल में जाके फिर उस कोर्स को एक मान्यता मिलती है यूनिवर्सिटी का पीजी डिप्लोमा या जो भी है अंडर ग्रेजुएट कोर्स वगैरह करके. फिर एक 8 नंबर पे जो अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी. ये पहले भी था 1994 के एक्ट में, पर अभी उसका थोड़ा दायरा बदल दिया गया है. उसके साथ में इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज की भी बात की गई है. तो ये ध्यान में आता है हमारे को कि अभी फोकस जो हो रहा है वो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज के ऊपर जा रहा है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच उसके ऊपर ज़्यादा है. तो इन डेज टू कम, आने वाले समय में हमको ये दिखाई देगा कि एग्जैक्टली इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज का दायरा क्या है, उसका मीनिंग क्या है, करना क्या है उसके अंदर. ये अभी भी उतना पूरा क्लियर नहीं है ऐसा मुझे लगता है, और उसके बारे में अभी भी टीचर्स के बीच में भी पूरी आइडिया नहीं है. फिर 9 नंबर पे है बोर्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन इन कॉलेजेस. कि कॉलेजेस में जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के बारे में कौन से कोर्सेज शुरू कर सकते हैं, वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट वगैरह क्या रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसके बारे में डिसीजन लेने के लिए बोर्ड ऑफ, ये भी एक डिलिबरेटिव बॉडी होती है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है. फिर यूनिवर्सिटी में होता है एक बोर्ड ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, इसको हम पहले एडल्ट एजुकेशन कहते थे, वो बोर्ड है. फिर है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन. जहाँ तक यूनिवर्सिटी का तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कोर्सेज डिजाइन करना, और उसके बाद में कोर्सेज की एग्जामिनेशन लेना, इवेल्युएशन करना, और उसके बाद डिग्री अवार्ड करना. तो ये बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन इम्पोर्टेंट बॉडी which also appoints valuers. एक इम्पोर्टेंट नया जो बोर्ड आया है, बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में. यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे वापर किया जाए, कितना वापर किया जाए, किस तरह से किया जाए, इसके बारे में पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए जो बोर्ड बना है वो है बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एकदम नया है, और जैसे मैंने कहा था कि 94 के एक्ट को बदल के 2016 का कानून आने के पीछे जो एक इम्पॉर्टेंट रीजन था वो है इमरजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जिसकी परछाइयाँ हमको इस कानून के इसमें दिखती है, क्योंकि इसने अभी बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाया है. फिर एक नया बोर्ड आया है, बोर्ड ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लिंकेजेस. अभी हम आइसोलेशन में रहने की बात नहीं कर सकते हैं. यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैव टू गेट इंटीग्रेटेड with other institutions and collaborate with each other for offering new courses, designing new courses or conduct of research. तो वो एक उसके बारे में पॉलिसी बनाने के लिए जो एक एक्सक्लूसिव स्पेशलाइज्ड बोर्ड बनाया गया है, बोर्ड ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लिंकेजेस एट द लेवल ऑफ द यूनिवर्सिटी. फिर और एक नया बोर्ड बनाया उन्होंने, तो एक्ट में पहले नहीं था, वो है बोर्ड फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्राइज. इसकी जो मैं समझता हूँ इसके पीछे धारणा ये है कि यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च होता है दैट रिसर्च शुड बी रिलेवेंट टू द सोसाइटी, और जो भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं दैट मस्ट लीड टू सर्टन ideas, new ideas which can be patented, invention can be patented, and by using that some new activities, commercial activities, that ideas and those inventions should be put to certain commercial use. So how to convert those ideas into commercial activities, इसके लिए उन्होंने एक बोर्ड बना है, बोर्ड ऑफ इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्राइज. और यूनिवर्सिटी लेवल पे इंक्यूबेशन सेंटर भी एस्टेब्लिश किया गया है, एंड दैट
That incubation center is under the aegis of a company formed under Section 8 of the Companies Act. एक separate company बनाई गई है, and that company has to look after that incubation. तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है ये 2016 एक्ट का, जिसमें पूरा फोकस जो गया है अभी कि रिसर्च शुड नॉट बी ओनली फॉर द सेक ऑफ द रिसर्च, बट दैट रिसर्च शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू सर्टेन कमर्शियल एक्टिविटीज so that it results into economic development in the society. It will generate self-employment as well as the employment. So in my perception, this is a very important board for innovation, incubation and enterprise. और इसी बोर्ड के तहत में अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे हम एक अभी प्लान बना रहे, एक पॉलिसी डिसीजन बना रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सिटी. आज तक ऐसी कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी का नहीं था, अभी हम बना रहे उसको. और एक रिसर्च पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी अभी बनाया गया था. दैट रिसर्च पॉलिसी डॉक्यूमेंट इट विल बी सिंक्रोनाइज विथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी policy document of the university, and there will be a separate cell in the university, IPR cell. So that is relevant for all the teachers who conduct research activities. और फिर उसके बाद में लास्ट 3 है बोर्ड ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट. तो हमारे हायर एजुकेशन का जो मोटिव है, पर्पस है, दैट इज नॉट ओनली for academic enrichment of the students, but to bring about holistic development of the student. The manifestation of all the qualities which are there inherent in all the students. So cultural, physical development of the students. For encouraging these activities, we have got a special cell, that is Board of Students Development. And then we have got Board of Sports and Physical Education, a dedicated board for these activities in the university. And lastly, the important board, which is a new board, which was not to be found there in 1994 Act, that is the Board of the Research. ये एक नई बॉडी है संशोधन के संदर्भ में, जो यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किस दिशा में जाना चाहिए, किस विषय पे रिसर्च होना चाहिए, what should be the purpose of the research, कौन रिसर्च कंडक्ट करेगा, उसके बाद में रिसर्च की फंडिंग कैसे ऑर्गेनाइज की जाए. ये ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर यूनिवर्सिटी में पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए ये बोर्ड ऑफ रिसर्च की रचना की गई है. इस तरह से 17 डिफरेंट टाइप ऑफ अथॉरिटीज हमारी यूनिवर्सिटी के है और ये टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी. और जैसे मैंने फ्लो में बताया था आपको कि कई जगह पर टीचर्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है. हर जगह पर ये बोर्ड और बॉडीज का जो कंपोजिशन होता है, उसमें जो मेंबरशिप होती है, तो दैट मेंबरशिप इज फॉर द टीचर्स और द टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव और द टीचर्स हु हैव बिकम स्पेशलिस्ट इन सर्टेन एरियाज. बट दीज बॉडीज आर पॉलिसी मेकिंग बॉडीज. उनको एक अपने पॉलिसी बनाना है, कानून बनाना है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन यूनिवर्सिटी के बनाना है. जैसे सीनेट का फंक्शन है कि सीनेट इज टू फ्रेम द स्टैट्यूट्स. यूनिवर्सिटी के डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर जिसमें स्टैट्यूट बनाने की आवश्यकता है, सीनेट वो स्टैट्यूट बनाता है. तो इट इज ए लॉ मेकिंग बॉडी ऑल्सो. एकेडमिक काउंसिल का फंक्शन होता है ऑर्डिनेंसेस बनाना. जितने भी एकेडमिक मैटर है, चाहे वो कॉलेजेस के एफिलिएशन की बात हो या फिर कोर्सेज की बात हो, नए नए कोर्सेज डिजाइन करने की बात हो, ये सब एकेडमिक मैटर में एकेडमिक काउंसिल का रोल होता है. और वो ये सब रेगुलेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट वापरते हैं उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं. और ये ऑर्डिनेंस बनाने का फंक्शन एकेडमिक काउंसिल और मैनेजमेंट काउंसिल टुगेदर होता है. स्टैट्यूट बनाने का फंक्शन सीनेट और मैनेजमेंट काउंसिल का होता है. और स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंसेस की जो सब्जेक्ट है उनको छोड़ के और अन्य कुछ नियम अगर बनाने की आवश्यकता हो तो वो मैनेजमेंट काउंसिल अपने रेगुलेशन बनाता है. तो ये सारी जो बॉडीज मैंने अभी आपको बताई, वो बॉडीज का फंक्शन क्या होता है? टू फ्रेम द पॉलिसीज ऑफ द यूनिवर्सिटी.
यूनिवर्सिटी की हर एक अलग अलग विषय के ऊपर पॉलिसी क्या रहेंगी और फिर उसके कानून भी बनाने की उनकी पावर है। तो दे विल मेक द लॉ। नाउ ये जो पॉलिसी बनाई गई है, जो कानून बने हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा डे टू डे फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी फंक्शन 24/7। और ये फंक्शन कौन करेगा फिर? whose responsibility it is to implement these policies and the regulations of the university, which are decided and laid down by the authorities of the university. I hope I am making the point very clear. On one hand, we have different authorities which are interested with the function to lay down the policies of the university, to make the rules and regulation of the university in furtherance of the purpose and objective and the role of the university as defined under the Maharashtra Public University Act. यूनिवर्सिटी के जो मेजर फंक्शन है, ब्रॉड फंक्शंस है, वो सब हमें महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट में दिखाई दी। और उन फंक्शन को, उन रोल को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए जो पॉलिसी और रेगुलेशन की आवश्यकता होती है, वो बनाने का काम ये अथॉरिटीज का होता है। नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेज, हैविंग मेड द पॉलिसी, हैविंग फ्रेम्ड द पॉलिसी, हैविंग prepared the rules and regulations, who is going to implement them? So for implementation of these policies and rules and regulation of the university, there is a long list of the officers of the university. To start with, the first and the foremost officer of the university is the chancellor. And chancellor is nobody else than the governor of the state. So governor of the state is the chancellor of all the 13 public universities which are created under the Maharashtra Public University Act. So ex officio, by virtue of his office as a governor of the state, governor is the chancellor of every university. So if the governor resigns, or if the tenure of the governor has come to an end and if somebody else becomes the governor, automatically that person becomes the chancellor of the university. There is no separate procedure prescribed for appointing that person as a chancellor of the university. So he is the topmost officer of the university. He is invested with the responsibility to ensure that the affairs of the university का पूरा कारोबार जो है वो महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट और उसके बाद में जो यूनिवर्सिटी ने बनाए हुए कायदे कानून है उसके हिसाब से चल रहा है। इसकी he has to ensure it. इसलिए उसके पास में सेक्शन 9 के अंदर people can approach, the stakeholders can approach to the chancellor with the grievance कि भाई एक यूनिवर्सिटी जो है वो अपने कानून को भूल गई है, पॉलिसी के से हटकर काम हो रहा है। So like that, appeal can be made to the chancellor, and chancellor therefore is a custodian of the Maharashtra Public University Act. Here, at the university level, of course, the top boss of the university is the vice chancellor, and the vice chancellor is the academic and the administrative head of the university. ये यूनिवर्सिटी जिसको हम यूनिवर्सिटी एज सच कहते हैं, वो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी का पूरा परिवार, यानी उसके अंदर आने वाले पूरे एफिलिएटेड कॉलेजेस जो नागपुर यूनिवर्सिटी में 542 है, उससे भी ज़्यादा होंगे, उसके बाद में सारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये टुगेदर जो परिवार है, इन सब का मुखिया होता है वाइस चांसलर। So he is the most important person in the family of the university, and he is appointed by the chancellor to a particular process. So he is both academic head as well as the administrative head, and as an academic head of the university, he is supposed to provide the academic stewardship, the leadership to the university. तो सबकी निगाह होती है वाइस चांसलर के निर्णय के ऊपर, सबकी निगाह होती है वाइस चांसलर क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं और कैसे काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमको एक प्रेरणा भी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, और वही हमें एक रास्ता दिखाते हैं कि हम हायर एजुकेशन के क्षेत्र में किस तरह से काम करें और हम यूनिवर्सिटी में किस तरह से योगदान कर सकते हैं। वाइस चांसलर के अंदर
जो एकेडमिक हेड जो है प्रो वाइस चांसलर है। यहाँ से 2 डिवीजन हो जाते हैं एक्चुअली। वाइस चांसलर के अंदर से हम 2 डिवीजन कर सकते हैं, एक है एकेडमिक डिवीजन, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। एकेडमिक डिवीजन का हेड प्रो वाइस चांसलर होती है, सारे एकेडमिक मैटर उनके तरफ है, एग्जामिनेशन का मैटर उनकी तरफ है, इंक्लूडिंग रिसर्च इन द यूनिवर्सिटी, affiliations of the colleges. She is, I think, the most heavily loaded person as far as the work is concerned. और इतनी सारी जगह पर प्रो वाइस चांसलर को इतनी सारी मीटिंग, इतनी सारी कमिटीज है कि he is really a very what can we say, as far as the quantum of the work is concerned, he has to shoulder that burden. मेरे हिसाब से उनका बर्डन इवन वाइस चांसलर के कंपैरिजन में ज्यादा है, एंड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आर देयर फ्रॉम द प्रो वाइस चांसलर who is supposed to lead the universe family of the university in the academic matter. Then the below the pro vice chancellor, वैसे मैं बिलो नहीं कहूंगा, लेकिन स्टैट्यूटरी हायरार्की में जो आता है वो रजिस्ट्रार है। He is a key person in the administration of the university. He is an administrative head of the university. So maybe the teachers of the affiliated colleges doesn't have so much of the encounter with the registrar of the university, but the university teaching, non-teaching faculty all are concerned with the registrar as he is the administrative head in the university. Then the important or key persons, key academic persons in the university are the deans of the faculties, जिसको मैंने अभी कहा था, आपको बताया था कि वो deans जो है, unlike under the 1994 Act, the deans are now full-time officers of the university. Full-time officers of the university. They are in the rank of the professor. और there is a provision for associate deans also. जहाँ ज़्यादा काम है तो वहाँ पर associate dean भी अपॉइंट कर सकती है, लेकिन there is not any incentive to appoint associate person, क्योंकि उनकी सैलरी जो है यूनिवर्सिटी को देना है और डीन्स की सैलरी स्टेट गवर्नमेंट से आने वाली है। तो एंड डीन इज इन द रैंक ऑफ द प्रोफेसर। अपने अपनी फैकल्टी में से कोई एलिजिबल पर्सन हु हैज क्वालिफाइड टू बी द प्रोफेसर, ही कैन बी अपॉइंटेड एज ए डीन ऑफ द फैकल्टी, और उनका जो टेन्योर होता है इट इज कोटर्मिनस विद द टेन्योर ऑफ द वाइस चांसलर. So if the vice chancellor's tenure comes to an end, the dean also will have to retire. The next vice chancellor may continue him for the remaining part of the academic session, but by and large the tenure is very limited. It is coterminous with vice chancellor, or if he superannuates before that, then also his term will come to an end. But in my view, he is a very key person. As I said कि वो दशा और दिशा अपने अपने फैकल्टी की तय कर सकता है. तो यूनिवर्सिटी का डीन कौन बनता है, ये काफी इम्पोर्टेंट चीज होती है. उसमें एकेडमिक डेडिकेशन, कमिटमेंट, विजन जितना है उस हिसाब से वो अपनी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी का डेवलपमेंट करता है. और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी तकरीबन 5 साल हो गए नया एक्ट आके, लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं फुल टाइम डीन्स अपॉइंट नहीं हुए हैं. So for the last 5 years we are working with ad hoc officiating deans, or because I have handled that responsibility for 1 year, I can tell you most authentically, this is not a job for a part-timer. This is not a job for a part-timer. और मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, इतनी सारी मीटिंग, इतना सारा काम है, hardly 10% of the work of the dean is being done recently. 90% of the work has remained undone by the deans, because full time dean नहीं अपॉइंट होने के कारण और पार्ट टाइम डीन या ऑफिशिएटिंग डीन को अपनी खुद की जिम्मेदारी संभाल के वो करना बहुत मुश्किल काम है. So that is defeating the very purpose behind making this kind of the provision.
कि भाई डीन्स जो है वो फुल टाइम रहेंगे, वो इलेक्टेड नहीं रहेंगे, वो सिलेक्टेड रहेंगे, और वो पार्ट टाइमर नहीं रहेंगे बल्कि फुल टाइमर रहेंगे। आई होप कि इसका अपॉइंटमेंट जल्दी हो जाए। Then next key person is the director of Board of Examination and Evaluation. Everybody knows the very big responsibility is there to conduct the examination. Of course, COVID period में सारा मेस हो रहा है, but we can't blame the director. Then है finance and accounts officer, और फिर उसके बाद में director sub campus, director of international innovation, incubation and linkages, international linkages. ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर की पोस्ट नई बनाई गई है। डायरेक्टर नॉलेज रिसोर्स सेंटर, डायरेक्टर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, डायरेक्टर स्टूडेंट डेवलपमेंट, डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एड, डायरेक्टर एनएसएस। ये सारी जो डायरेक्टर की पोस्ट है, दैट गिव्स ए फ्लेवर ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी। बोर्ड और डायरेक्टर की भाषा इसमें हुई है, तो यूनिवर्सिटी हैज बीन गिवन द फ्लेवर ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। वाइस चांसलर का भी डिसिग्नेशन बदल देना चाहिए था, सीईओ कर देना चाहिए था। दिस इज व्हाट आई हैड सजेस्टेड इन वन ऑफ द मीटिंग एट द गवर्नर्स ऑफिस व्हेन आई वाज फंक्शनिंग एज ए डायरेक्टर BCUD, and I had suggested to the chief secretary what shall be the structure of the university law. There I said we should have a corporate flavor, और उसके कुछ मुझे परछाइयाँ इसमें अभी नए कानून में दिखाई दिए हैं। इनके अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट बॉडीज, व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, बिकॉज यू कैन एस्पायर टू एक्वायर दिस पोस्ट, कोवेटेड पोस्ट। यू कैन बिकम डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट, यू कैन बिकम डायरेक्टर ऑफ NSS और डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लिंकेजेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है ये सारी की पोस्ट। सीनियर प्रोफेसर आर अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट, और काफी वो इतनी अच्छी पोस्ट है कि यू विल गेट ए बिग रूम टू डू समथिंग, टू ब्रिंग अबाउट सम notable change in the ecosystem of the university if you exercise that power. So much of the power has been invested in those posts. अगर अच्छे लोग आते हैं तो फिर वो डेफिनेटली कुछ अच्छा हो सकता है उसमें से। Apart from these authorities and officers, there are other important bodies and committees of the university which together constitute the organic structure of the university, जिनके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। दिस कमीशन इज हेडेड बाय नो लेस देन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और इसमें काफी बड़ी बॉडी होती है। इसका इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है टू अप्रूव द पर्सपेक्टिव प्लान प्रिपेयर्ड बाय द यूनिवर्सिटी। और एज ए टीचर यू शुड रीड what is the perspective plan of the university. University has to prepare a perspective plan for 5 years. तो हमारी यूनिवर्सिटी का पर्सपेक्टिव प्लान क्या है और किस दिशा में यूनिवर्सिटी को ले जाना चाहते हैं हम लोग, that is very important, and that plan is which is prepared by the board of the deans, approved by Senate, Academic Council and Management Council, is finally it is approved by the Maharashtra State Commission for Higher Education and Development. इनके अलावा एज ए टीचर यू वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट किसी भी सिस्टम में देयर कैन बी सम ग्रीवेंसेस, देयर कुड बी सम disputes between the parties. To handle the disputes of the teachers, to handle the disputes of the non-teaching staff at the university level, there is statutory constitution of the grievances committee, और इस grievances committee में retired district judge होते हैं। और फिलहाल हमारी जो यूनिवर्सिटी में जो ग्रीवेंसेस कमेटी बनी है, इट इज डूइंग इट्स वर्क इन ए एफिशिएंट मैनर। बहुत सारे डिस्प्यूट्स टीचर के उन्होंने सॉल्व किए हैं, और तो कुछ डिस्प्यूट जो फॉर एग्जांपल टर्मिनेशन है, रिडक्शन इन रैंक है, सस्पेंशन है, दोज मैटर विल गो टू द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ट्रिब्यूनल। हम टीचर्स के लिए एक ट्रिब्यूनल बना है headed by retired judge of the high court, उसको university and college tribunal बोलते हैं। So more serious matters like termination in service and all that,
it will go to the university college tribunal. लेसर जो है भाई, किसी को सैलरी नहीं मिला है, किसी को इंक्रीमेंट नहीं मिला है, इस टाइप के, या फिर कुछ छोटे मोटे दूसरे इश्यूज है, उसके बारे में यू कैन मेक द कंप्लेंट टू द ग्रीवेंसेस कमिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी. तो ये दो इम्पोर्टेंट बॉडीज है यूनिवर्सिटी में. इसके अलावा कुछ कमिटीज यूनिवर्सिटी में बने. हाँ, एक और नई जो बॉडी बनी है, महाराष्ट्र स्टेट राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान काउंसिल, यानी रूसा, विच इज ए फंडिंग एजेंसी. So you should be aware about the functioning of the RUSA also. In addition to that, there are several other committees of the university. Advisory Council है, Finance and Accounts Committee, IPS and all that. So together, these committees, bodies, authorities, they together constitute the, what I can say, the organic entity of the university. So जब हम university की बात करते हैं, what is university? University consists of all the bodies and authorities. और उसमें जो सम टोटल ऑफ द पावर ऑफ द यूनिवर्सिटी जो कानून से मिलता है उसको, महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट, वो उसका डिवॉल्यूशन और एक अलग अलग बॉडीज पे दिया है. अपने को सबको अपने अपने फंक्शन असाइन किए गए हैं, एंड दे हैव टू फंक्शन विद इन दैट jurisdiction. So these together constitute the ecosystem of the university. Within that ecosystem, we as a teacher have to perform our role. We have to perform our function. So having told you about this ecosystem of higher education constituted by the Maharashtra Public University Act, now we come to the point of what is the role of a teacher. We are all teachers, and what is expected from us as a teacher. तो दो तरह के फंक्शन होते हैं. हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसका जो नेचर है, उसके जो फंक्शंस है, वो दो तरह के फंक्शन होते हैं. एक होता है यहाँ पर टीचिंग. इट इज ए मिक्स काइंड ऑफ द यूनिवर्सिटी. अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन करने वाले हैं, टीचिंग यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी. बट प्रेजेंटली हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो मिक्स यूनिवर्सिटी है, ऐसा हम कह सकते हैं. इट इज बोथ टीचिंग यूनिवर्सिटी एज वेल एज द रिसर्च यूनिवर्सिटी. कुछ हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में भी रिसर्च का कंपोनेंट है, और पीएचडी के जो प्रोग्राम है, ईलिट है, वो तो प्योरली रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं. बाकी के जो प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम है, उस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में टीचिंग होता है. तो व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर देन? द रोल ऑफ ए टीचर इज टूफोल्ड. फर्स्ट, डिलीवरी ऑफ नॉलेज टू a teaching. So first and the foremost, the role of a teacher will be to impart the knowledge to the student. अभी इसमें एक मेरा जो इंडिविजुअल तजुर्बा रहा है वो ये है कि टीचिंग हैज बिकम मोर चैलेंजिंग नाउ इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट. क्योंकि हम जब स्टूडेंट थे, एक 40 साल 45 साल पहले, तब हम इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास में दो ही सोर्सेस थे. एक थे हमारे टीचर जिनके क्लासेस हमको ज्वाइन करना पड़ता था, और दूसरा होता था लाइब्रेरी. तीसरा हमारे पास में जरिया नहीं था इवन इंफॉर्मेशन लेने का, हासिल करने का. मैं हमेशा अभी टीचर्स को बताता हूँ कि आज के दौर में कोई भी स्टूडेंट्स तुम्हारे पास में सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं आता, क्योंकि इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए उसके पास में बहुत ही एक आसान तरीका उपलब्ध हो गया है, थैंक्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. A student can obtain information on any topic of any subject at any time from anywhere through internet actually. So if a teacher is giving just passing out information, reading out from the books in the classroom, ऐसे बहुत सारे टीचर को आदत होती है
जो क्लासरूम में बुक लेके जाते हैं या पुरानी नोट्स लेके जाते हैं और वही वो क्लास में पढ़ के बताते हैं और उनको लगता है कि दिस इज टीचिंग, तो ये गलत है, वो टीचिंग नहीं है. नो स्टूडेंट विल कम टू योर क्लास, वी आर सिंपली रीडिंग आउट फ्रॉम आवर बुक्स और आवर नोट्स, क्योंकि उसके लिए वो इतना टाइम क्यों बर्बाद करे. तो व्हाट डज स्टूडेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम ए टीचर टुडे? क्योंकि स्टूडेंट को ना हमारे क्लास में आने की जरूरत है इंफॉर्मेशन के लिए, ना तो लाइब्रेरी में जाने की इंफॉर्मेशन. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, मैं तो कहूँगा 90 to 95% ऑफ द स्टूडेंट, बहुत ही रेयर स्टूडेंट है कि जिनको लाइब्रेरी में भी आवश्यकता होती है, 10% स्टूडेंट होंगे. So student will come to your class if you are going to give them anything more than information, and that more than information will be the wisdom and the knowledge. So a good teacher is that teacher who is going to give more than information. He is going to give knowledge and wisdom, and that means a shortest definition of that will be how to use that information to solve the problems of the society, to solve your problem. So that application of the knowledge, application of the information for solving the real life problem will be the wisdom, and the student will come to your class with that expectation. वह स्टूडेंट की तृष्णा होती है, वह स्टूडेंट की इच्छा होती है, वो स्टूडेंट की आवश्यकता होती है. सो आज के दौर में टीचर की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ गई है कि उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, उसके आगे जाके, उसके बियॉन्ड दैट जाके उसको हाउ टू अप्लाई दैट. फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल के तौर पे मैं बताऊं आपको कि मैं पढ़ाता हूं कंपनी लॉ. तो मेरा अगर मैं उनको कि क्या कंपनी कानून क्या बोलता है इतना मैं अगर बताऊं तो मेरा सिर्फ इंफॉर्मेशन हो गया. वो उनको तो यूट्यूब पे भी मिलेगा, उनको इंटरनेट के जरिए मिलेगा, किताब में भी. So my challenge is to tell them how to use this device of the company for solving the problems of the society, problems of the farmers, problems of the various stakeholders, and what different kind of the model can be used for different purposes. तो ये जब मैं उनको बताऊंगा तो उनको इंटरेस्ट आएगा और वो they will start then attending my classes. So the first and important function is to delivery of knowledge and wisdom through teaching. सेकंड फंक्शन क्या है टीचर का, फिर उसकी दूसरी जिम्मेदारी क्या होती है कि क्रिएशन ऑफ द नॉलेज. टीचर इज नॉट ओनली इम्पार्टिंग द नॉलेज बट ही वांट टू क्रिएट द नॉलेज. अब ये नॉलेज क्रिएट करने के लिए a teacher has to engage constantly into research activity. तो रिसर्च करना बहुत जरूरी है. हायर एजुकेशन. हेलो, हॅलो सर, प्लीज कंटिन्यू सर. माझा Yes, पार्टिसिपंटचा ऑडिओ ऑन झाला होता. प्लीज कंटिन्यू. हो, कोणाचं तरी. हो Thank सर. you. So the second important function of the teacher will be creation of the knowledge, and for that he has to engage into research. हायर एजुकेशन में एक इम्पॉर्टेंट होता है ये एस्पेक्ट रिसर्च, और वो शायद सेकंड लेवल है. रिसर्च करने के लिए हमारे पास में दो जरिए है, और दो क्या, बहुत सारे जरिए है ऐसा मैं कहूँगा. एक तो होता है जैसे पीएचडी का प्रोग्राम हम ज्वाइन करते हैं, विच इज प्योरली ए रिसर्च ओरिएंटेड एक्टिविटी. और जैसे कि दोनों में फर्क क्या है. जो पहला फंक्शन जो मैंने बताया आपका, डिलीवरी ऑफ द नॉलेज थ्रू टीचिंग, इसमें एक आम टीचर को ऑटोनॉमी नहीं होती है. when you are teaching a particular subject which has been assigned to you in your class, your autonomy, you are not able to exercise autonomy to a large extent, because what to teach in that particular subject, that is not in your hand, because that is pre-decided by the university through its board of studies, faculty and academic council.
So teacher doesn't have any control directly over the content of that subject. So you are only required to teach what has been prescribed in the syllabus. Your autonomy is how to teach. So how to teach that subject to the student, to that extent only you have got the autonomy. But from here, when you go to conduct of a research activity, you enjoy more autonomy. Here, the Board of Studies doesn't prescribe to you what on what subject you should carry out the research. So it is your autonomy. You will decide for yourself what is that area, from where you want to conduct the research. Here only quality control is exercised by the authority of the body of the university, which is called as RRC, Research and Recognition Committee. The Research and Recognition Committee, which is created by the Board of Deans of the university, it only exercises quality control. So what is that area where you want to carry out the research? That is exclusively within your domain, and therefore you have a lot of autonomy. Then you yourself can decide the level of standard of your research. You can make it to the highest level. So here, and whatever research you carry out, that leads to generation of the knowledge. That becomes your knowledge. That is your child. And you are perhaps aware that whatever you create by way of research, it can be, there are various ways in which you can claim your proprietary right. You can claim copyright into that. You can claim patent if it is an invention. So these are two important intellectual property rights which you can claim in your research. So two things happen. One, this can result into your economic enrichment by way of acquiring and owning intellectual property rights into your product of your research, the end result of your research. And secondly, because it generates knowledge, it adds value to your own personality, your own vocabulary, and your own knowledge, which goes to qualitatively improve your first function, that is the function of the teaching. So the more a good teacher will always engage himself or herself into research activity, not necessarily always by way of a PhD research. Having done PhD research, you can go for certain research projects. You can acquire research projects, carry out the research, or you can otherwise carry out the research and publish your research articles. So it is a constant exercise which a teacher of the higher education and third is the preservation of that knowledge. How will you protect and preserve your knowledge? So the third way of or the way for protecting your acquisition of the knowledge in various forms, as I said, the acquisition of the relevant IPR, intellectual property rights. I said relevant IPR because IPR doesn't mean only copyright and the patent. There are various types of the intellectual property rights. So you can claim that intellectual property rights. Now, as I told you in the beginning, in the middle of my lecture, at the university level, we are planning to establish an IPR cell, intellectual property rights cell, whose function will be to guide the teacher in acquiring intellectual property rights, not only guiding the teacher in acquiring intellectual property rights into the research conducted by them, but this IPR cell will help the teacher in protecting their intellectual property rights in the event there is any infringement or breach or violation or injury to your intellectual property rights. अब ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास में कार है, तो कार इज योर प्रॉपर्टी एंड इफ समबडी डैमेजेस योर कार, व्हाट विल वी डू? वी हैव गॉट टू रेमेडीज. एक तो हम जिसने भी डैमेज किया उसके खिलाफ फाइल करेंगे डैमेजेस कॉम्पेंसेशन क्लेम करने के लिए,
और दूसरी हमारे पास रेमेडी होती है कि उसको पनिश करने के लिए, उसके रॉन्ग एक्शन को पनिश करने के लिए हम क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास में सिविल और क्रिमिनल लॉ है, वैसे ही हमारी जो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपदा, जो कि इंटेंजिबल है, इनविजिबल है, कार इज ए विजिबल एंड टेंजिबल प्रॉपर्टी, लेकिन ये जो बौद्धिक संपदा होती है जिसको आप कॉपीराइट बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं या पैटेंट बोलते हैं, चाहे वो प्रोसेस पैटेंट हो या प्रोडक्ट पैटेंट हो, ये सारी प्रॉपर्टी कैसे है? इनविजिबल है, इंटेंजिबल है। दो इनविजिबल एंड इंटेंजिबल, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर अलग अलग कानून बनाए गए हैं। पैटेंट के प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास में पैटेंट एक्ट है, कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए कॉपीराइट एक्ट है, ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के लिए ट्रेडमार्क एक्ट है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग लेजिस्लेशन हमारे देश में बनाए गए हैं। तो ये जानकारी देना और कौन सी किस तरह से कंप्लेंट फाइल करना, कहाँ पर फाइल करना, ताकि आपकी बौद्धिक संपदा सुरक्षित रहे और कोई उसका गैर फायदा न उठाए, इसके लिए हम उस उद्देश्य से यूनिवर्सिटी लेवल पे अभी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेल की स्थापना करने जा रहे हैं। और उसके लिए पहले अभी हमारा जो एक डॉक्यूमेंट जो बन रहा है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ऐसे हमारे टीचर के एक 3 डिफरेंट काइंड के रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और आई थिंक दिस इज द बेस्ट activity which one can think of doing in his life, because that is the most pious activity, acquiring knowledge and dissemination of the knowledge with its purity. अभी जो हमारा 7th पे कमीशन का जो रिकमेंडेशन था, जिसको हमने अभी एक हमारे डायरेक्शन बनाई गई है। मैंने अभी मेरे लेक्चर में आपको बताया था कि अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए सीनेट स्टैट्यूट बनाती है और एकेडमिक मैटर्स के लिए हमारे यहाँ पर ऑर्डिनेंस बनता है। लेकिन ये दोनों बनाने की प्रक्रिया जो होती है काफ़ी उसमें समय लगता है। जो बॉडीज की मीटिंग होंगी उसमें निर्णय होगा, उसके बाद में वो मैनेजमेंट काउंसिल की तरफ जाएगा, वहाँ से फिर वो चांसलर की तरफ जाएगा, फिर चांसलर साहब उसको अपनी कंसेंट देने के बाद में वो स्टैट्यूट या ऑर्डिनेंस बनेगा। कई हमारा अनुभव ऐसा है कि 2-2 साल 3-3 साल तक वो स्टैट्यूट वैसे ही चांसलर के ऑफिस में पड़े रहे और उनको मान्यता नहीं मिली। लेकिन इसलिए तो हम काम तो नहीं रोक सकते ना, तो इसलिए क्या किया गया है कि एक टाइम क्या बोलते हैं उसको कि एक टाइमिंग अरेंजमेंट, ये स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंसेस बनने तक एक मिडल अरेंजमेंट, एक टाइमिंग अरेंजमेंट, टेम्पररी अरेंजमेंट करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन बनाते हैं वाइस चांसलर। वाइस चांसलर को पावर दिए गए महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 12(8) के अंतर्गत। और ये डायरेक्शन चाहे स्टैट्यूट के लिए बन सकता है, ऑर्डिनेंस के लिए बन सकता है, रेगुलेशन के लिए बन सकता है। तो मोस्टली तो हेलो, यस सर। Yes, sir. Continue, sir. We are hearing. Yes, sir. ब्रेक हो गया सब मेरा नाही शायद। सर, व्हिडिओ बंद झाला होता पण आता ठीक आहे सर। ओके ओके ओके। तो ये जो डायरेक्शन बनते हैं अलग अलग इसके लिए, और जो 7th पे कमीशन का रिकमेंडेशन महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, उसके लिए जीआर निकाला। फिर वो जीआर को हमको ऑर्डिनेंस में या स्टैट्यूट में कन्वर्ट करना पड़ता था, लेकिन उतना समय जाता है, इसलिए हमने एक डायरेक्शन बनाया। तो ये है डायरेक्शन जो बना है। अभी जो जीआर को हमने अडॉप्ट किया और ये डायरेक्शन है, उसके मुताबिक अभी हमने टीचर्स की जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसको अभी कोडिफाई कर दिया है। पहले इतना इलेबोरेट ऐसा कोड नहीं था हमारे टीचर्स की एथिक्स के बारे में। कुछ प्रोविजंस हमको महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट में दिखती थी, लेकिन अभी आप लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए कि व्हाट आर द प्रोफेशनल ड्यूटीज ऑफ ए टीचर
कोडिफाइड कोडिफाइड। तो उसमें काफी आपसे क्या अपेक्षा है एज ए टीचर, आपसे समाज की क्या अपेक्षा है, आप और टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में रिश्ता कैसा होना चाहिए, टीचर और कलीग के बीच में कैसा होना चाहिए, टीचर और उनकी संस्था के बीच में कैसा होना चाहिए, इसके बारे में एक नियमावली है। अब मेरा खुद का तजुर्बा ये है और मैं हमेशा शेयर भी करता हूँ टीचर्स के साथ में। We are constantly under the gaze of our students and the community. एक बार मेरा एक स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट मेरा कहीं विदेश में गया था और जब वो वहाँ से लौटा तो उसने मेरे लिए एक पेन लाया और उसके पास में एक ही पेन के 2 कलर की पेन थी और वो आया मेरे पास में और बोला सर मैं गया था विदेश, आपके लिए मैंने पेन लाया। तो ये बोले कि ये आपका ब्लू कलर का पेन आपका है। मैंने कहा क्यों, ये दूसरा क्यों नहीं मेरा? तो बोले नहीं मुझे मालूम है आपको ब्लू कलर पसंद है। आई वॉज सरप्राइज, हाउ कम यू कैन से दैट कि आई लाइक ब्लू कलर। बोले आप ज्यादातर ब्लू कलर के कपड़े पहनते। तो मैंने रियलाइज किया कि स्टूडेंट्स कितना हमारे ऊपर ध्यान देते हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली अंडर द गेज ऑफ द, हम क्या पहनते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हम किसके साथ जाते हैं, और हम क्या क्या करते हैं, एवरीथिंग इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट and the student expect you to exhibit high caliber of good conduct, high caliber of the good conduct। इसलिए हमारा ड्रेस, हमारा not only हमारा एड्रेस but even our dress is very important। So when we go to the college and when we go to the class, we should be nicely dressed, our dress should be sober। और मैं अक्सर कहता हूँ हमारा एड्रेस जो है ना, हमारा ड्रेस सिंपल होना चाहिए और एड्रेस प्रोवोकेटिव होना चाहिए। कई बार उल्टा होता है, एड्रेस प्रोवोकेटिव होते हैं और ड्रेस एड्रेस सिंपल और ड्रेस प्रोवोकेटिव होते हैं, ये गलत है। टीचर का ड्रेस बहुत सिंपल और एड्रेस प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव मीन्स आप किसी को उकसा मत। प्रोवोकेटिव एड्रेस मीन्स कि आपके विचारों से किसी के मन में कोई ऐसे नए ख्याल, कोई विचार ऐसे जाए कि जिससे उसको एक चेतना मिले, एक उसको इंस्पिरेशन मिले, उसको एक मोटिवेशन मिले, उसको एक दिशा मिले कि हाँ ऐसे सोचना चाहिए। और सोच तो दोनों तरह की होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव। तो जब मैं सोच की बात करता हूँ तो ऑलवेज आई टॉक अबाउट पॉजिटिव। तो इसलिए टीचर को हमेशा हमेशा पॉजिटिव मूड ऑफ माइंड में होना चाहिए। अगर आप क्लास में निगेटिव मोड ऑफ माइंड में जाते हैं तो इट विल स्पॉइल योर क्लास। हम सामाजिक पारिवारिक व्यक्ति है, हमारी कुछ व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, लेकिन उस समस्याओं को हम हमारे घर के द्वार पे रख के हमें कॉलेज में जब जाते हैं और जब हम बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, we must always emit positive energy and transmit that positive energy among our students, क्योंकि वो हमसे इंस्पायर होते हैं और हम बड़े भाग्यवान होते हैं कि हमारे पास में हमारी उम्र हो जाती है लेकिन हमारे क्लास की उम्र हमेशा जवान रहती है। वी ऑलवेज गेट यंगस्टर्स कमिंग टू अवर क्लास। और ये भाग्य आपको हर प्रोफेशन में नहीं मिलता, चाहे वो बैंकर को नहीं मिलता होगा, इंश्योरेंस वाले को नहीं मिलता होगा। इंश्योरेंस वाले के पास में तो बूढ़े बाड़े ज्यादा जाते हैं और हमारे पास में देखिए हमेशा हमारे क्लास में नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नई चेतना, नई आइडिया लेके बच्चे आते हैं। तो हाउ लकी वी आर। So we can get in return transmission of that energy, that enthusiasm from the students, but our role is to guide them to channelize that energy for a good cause, for positive cause, by giving them good thoughts। तो अभी हमारी सारी जो जिम्मेदारियां है they have been codified। So you must refer to those responsibilities
what the society expects from us, what our peer group expects from us, and having known it, have to try to live up to mark. We have to follow those prescriptions. So there should not be difference in precept and practice. So our practice must conform to our precepts as a teacher. So to conclude, I wish you all a very, very bright future in your career. And I have put before you the panorama of university, and you can aspire to occupy those coveted posts in the university. For that, of course, you have to improve your CV, make it very impressive, because good professor, qualified professor with certain achievements at his or her command uh, will be eligible for occupying those coveted posts of directors or deans of the faculty, which will give you sense of satisfaction in your profession, and it will also give you opportunity and power to transform the universe, transform the society, transform the lives of your colleagues and the students. So with sincere wishes for your brighter future, I conclude my lecture with thanking you for all the participants for listening to me patiently. And once more, I also want to thank my ASC for inviting me, considering me worthy of it again and again. Thank you very much. Thank you, Kumawar sir, for telling us such a detailed knowledge of our university and its मेन वी कॅन से मराठीमध्ये ज्याला आपण ढाचा म्हणतो, हे सगळं काही तुम्ही खूप सिम्पल लँग्वेजमध्ये आम्हा यंगस्टर्सला समजावून सांगितल्याबद्दल आय एम व्हेरी मच थँकफुल टू यू सर. फ्रेंड्स, इफ यू हॅव एनी क्वेरी और इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस एनिथिंग विथ द सर, काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही विचारू शकता. यू कॅन आस्क इन एनी लँग्वेज, हिंदी, मराठी, इंग्लिश कोणत्या पण लँग्वेजमध्ये विचारू शकता. Yes, good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Sir, actually, I am Dr. Abhushan Sheikh from SSR College of Arts, Science and Science. Firstly, I would like to thank you that it was a very informative information, sir. And I had actually a question. The thing is that is like I am teaching in a postgraduate level, and whereby we know that is research is in one of the very essential elements that has to be imparted to the students. Now the thing is that is there are many kind of the students like basically हम क्या देखते हैं इंडिया में कि मोस्टली रिसर्च में उन लोग ही ज्यादा जाना चाहते हैं जो कि एकेडमिक्स में रिलेटेड जाना चाहते हैं. So I wanted some way like or some strategies जिससे कि हम जो not only the students who are really interested into the academic fields to make their career in the future, but even other students also should take part in the research, because research is one of the very important element. So what can be done, I mean to say like how to promote the students, and how should we convey the students, or we say that is promote the students in such a way that they feel that is research is really as an important ingredient, okay, that needs to be inculcated among each and every student. So if you could like throw some light on this issue, it would be really good for us. I will try to share my perception about that. Thank you. कोई भी एक्टिविटी हम करने के पीछे कोई रीजन होता है ना. We don't do anything without reason. So there has to be some reason for undertaking activity. There has to be some motivational force for undertaking that activity. Now that motivational force could be the reward, and the reward could be again in different forms. The reward could be tangible one, reward could be intangible one. Reward could be, as you said, many of the students want to join research activity for getting entering into teaching profession, because they think this is where this is going to ensure their life. They are going to get some job. That could be reward, and that is a motivating factor, and there cannot be any quarrel with that. But there is another kind of reward, that is intangible reward, and that intangible reward is the recognition.
So the importance of the recognition by the society, in the society, and securing a particular position in the society itself is a value which can motivate the student. मी आता तुम्हाला सांगतो की माझ्याकडे एक रिसेंटली एका विद्यार्थ्यांनी जो PhD प्रबंध सादर केला, त्यांचं वय आहे 80 वर्ष. तर आता तर त्यांना तर काही टीचिंग प्रोफेशन मध्ये वगैरे येण्याचा काही प्रश्नच नाहीये. ऍज ए कॉन्ट्रीब्युटरी म्हणून ते येतच आहे आणि कॉन्ट्रीब्युटरीला काही PhD ची आवश्यकता नाही आहे. परंतु या क्षेत्रामध्ये सामाजिक क्षेत्रात ते काम करत आहेत. त्या सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करत असताना तिथं असलेल्या समस्येच्या संदर्भामध्ये कायदा आणि पॉलिसी कसं असावं हे धोरण मी त्यांना असं मोटिवेट केलं की तुम्ही ज्या क्षेत्रात काम करता, तुम्ही ऑलरेडी LLM केलेलं आहे, आता तुम्ही या क्षेत्रामध्ये काम करत असताना तुम्हाला तिथले कायदा, तिथले धोरण यामध्ये काय कमतरता दिसतंय, ज्यामुळे सामाजिक समस्या आहे, ते तुम्ही करा. कारण तुम्ही त्या क्षेत्राशी जुळलेले आहात. तर तुम्हाला फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन तुमच्याजवळ जास्त आहे. केवळ पुस्तकी ज्ञानाने नव्हे, हे व्यावहारिक ज्ञान तुम्हाला मिळालेलं आहे. त्या व्यावहारिक ज्ञानाला आता पुस्तकी ज्ञानाची सांगड देऊन त्याच्यातून काय नवीन कायदा आपल्याला बनवता येऊ शकतो. सो ही गॉट मोटिवेशन आणि त्यांनी जॉईन केलं ते. आणि त्यातून त्याचं आम्ही अँटी प्लॅगॅरिझमचं त्याचं थेसिस गरज नसताना, कारण त्यांचं जुनं रजिस्ट्रेशन होतं, तरी पण मी त्यांना म्हटलं की आपण आपल्या समाधानासाठी ते करूया. आता ते हे सुद्धा एक उदाहरण होऊ शकते की कसं आपण लोकांना मोटिवेट करू शकतो. ते म्हणाले की बा सर, हे तर काही नियमात गरज नाही आहे अँटी प्लॅगॅरिझम, आपल्याला त्या सॉफ्टवेअर मधून सर्टिफिकेशन. म्हटलं तुम्हाला त्या कायदेशीर गरज नाही, पण तुम्हाला हे जर कळलं की बा माझे हे जे काही मी लिखाण केलेलं आहे हे इतके % प्लॅगॅरिझम आहे किंवा याच्यात प्लॅगॅरिझम नाही आहे, तर ते तुम्हाला किती समाधान देईल. ही गॉट द पॉइंट. आणि त्यांनी केलं तर त्याच्यामध्ये 4% फक्त त्याच्यात सापडलं समानता. किंवा सो मच एनकरेज की म्हणजे सर आपण जे केलं ते इतकं ओरिजिनल झालेलं आहे. मी म्हटलं हा रिवॉर्ड नाहीये का तुम्हाला? वाय वी हॅव डन फॉर दॅट रिवॉर्ड, की मला हे समाधान, मी जे केलं ते इतकं ओरिजिनल आहे, 96% ओरिजिनल काम झालेलं आहे माझं. तसं आपण प्रत्येकाला ऍज ए टीचर आपण मोटिवेट करू शकतो विद्यार्थ्यांना की बाबा रे, तू या क्षेत्रात काम करतो, तू या क्षेत्रातून आलेला आहे, हा तुझा बॅकग्राऊंड आहे, या ठिकाणी अशा अशा समस्या असू शकते, या समस्येला अभ्यास करणं, संशोधन करणं हे तुझं काम आहे आणि तू जर हे केलं तर कदाचित एक सामाजिक कॉन्ट्रीब्युशन तुझं होऊ शकते. तर तो एक सुद्धा मोटिवेशन आपल्या विद्यार्थ्यांना राहू शकते आणि त्यातून त्या मोटिवेशन मधून काही लोक करायला प्रवृत्त होतील. हा अप्रोच आपल्याला कदाचित जर वापरला तर जास्त मुलं तुमचे PhD करता मोटिवेट होतील. थँक्यू सर. सर थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर माझा एक प्रश्न होता सर, मेरा एक सवाल था. इट इज मोर ऑन द स्ट्रक्चर, हाउ अ यूनिवर्सिटी वर्क्स. Sir, I wanted to understand the role of Senate, because as you rightly said that there are boards that are there that are interested with a responsibility to make a policy. Then what is the role of Senate and how Senate त्यांचा काय रोल असतो सर? सिनेट मेंबर्स आपण बघतो मग. हो, प्रत्येक अथॉरिटी, प्रत्येक बॉडी, प्रत्येक कमिटी यांचं जे रोल आहे, त्यांची जी काही भूमिका आहे ती कायद्याने डिफाईन करून दिलेली आहे. ठीक आहे, कायद्याने डिफाईन केलेली आहे. जसं उदाहरणार्थ सिनेटचं काम आहे पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅन अप्रूव्ह करणे, सिनेटचं काम आहे विद्यापीठाचा बजेट अप्रूव्ह करणे, सिनेटचं काम आहे सजेशन देणे इतर बॉडीजला. उदाहरणार्थ आता समजा सिनेट अकॅडमिक प्रोग्राम बनवण्याचं त्यांचं फंक्शन नाही आहे, पण सिनेट कॅन डिस्कस इन द सिनेट, यू कॅन डिस्कस द प्रपोजल्स फॉर स्टार्टिंग सम अकॅडमिक प्रोग्राम. जर सिनेट मेंबरला असं वाटतं की समाजामध्ये अशा अशा तऱ्हेचे काही नवीन प्रोग्राम आपल्याला सुरू करायला हवं, तर दे कॅन डिस्कस अँड देन दे पास द रिझॉल्युशन, आणि मग ते रिझॉल्युशन दुसऱ्या सक्षम बॉडीकडे रेफर केल्या जाते, त्या फॉर एक्झाम्पल अकॅडमिक काउन्सिल. आता इथे सिनेटचं कॉन्ट्रीब्युशन काय आहे? इनिशिएशन ऑफ दॅट थॉट. सो सिनेट कॅन कॉन्ट्रीब्यूट बाय इनिशिएटिंग सर्टन न्यू थॉट्स, ठीक आहे, न्यू आयडियाज, आणि
एक्सपेक्टेशन, की या संदर्भामध्ये काय एक्सपेक्टेशन आहे. उदाहरणार्थ आता एक म्हणजे जसं मी सांगतो तुम्हाला की पीएचडीचं विद्यापीठाचं जे डायरेक्शन होतं 32/2019, तर त्या पीएचडीच्या डायरेक्शन म्हणजे हा पीएचडी प्रोग्रामचा हा आउट अँड आउट अकॅडमिक प्रोग्राम आहे. तसा तो सिनेटच्या अखत्यारीतली बाब नाहीये. पण सिनेटमध्ये टीचर्स रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे, सिनेटमध्ये प्राचार्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे. तर ह्या रिप्रेझेंटेटिव्हनी शिक्षकांना या डायरेक्शनमुळे निर्माण झालेल्या समस्या, कॅन्डिडेटच्या रजिस्ट्रेशनसाठी असो किंवा इतर कुठल्या गोष्टीसाठी असो, पेटवरती आपण जसं टाकून दिलेली होती मर्यादा की पेटची परीक्षा पास झाल्यानंतर तो फक्त 5 वर्षाकरता व्हॅलिड राहील. तर पण सिनेट सदस्यांना असं वाटलं की काय लॉजिक आहे याच्या मागे 5 वर्ष. नेटची परीक्षा, सेटची परीक्षा पास झाल्यानंतर लाईफ लॉंग व्हॅलिडिटी आहे त्याची, मग पेटची काय नाही बरं. हा जो मुद्दा आला तोच मुद्द्यावरती एक मग असे सगळे मुद्दे घेऊन त्याच्यात एक कमिटी बनली किंवा ही कमिटी याचं रिव्ह्यू करेल, काय काय बदल याच्यामध्ये हवे आणि मग ते रिकमेंडेशन दुसऱ्या बॉडीकडे पाठवू. आता झालं असं की या संदर्भामध्ये सायमल्टेनियसली अकॅडमिक काउन्सिलमध्येही या संदर्भामध्ये चर्चा झाल्या. तिथे दुसरी बॉडी बनली, डॉक्टर पेशवे कमिटी. सिनेटमध्ये डॉक्टर भोयर कमिटी, अकॅडमिकमध्ये डॉक्टर पेशवे कमिटी. एकाच विषयावरती 2 बॉडीनी आपापले रिपोर्ट. आता याच्यातले त्या रिपोर्ट एकत्रित करून त्याच्यावरती रिव्ह्यू करून आत्ताचं जे डायरेक्शन परवाच्या दिवशी इश्यू करण्यात आलेलं आहे, हे डायरेक्शन या 2 बॉडीजनी केलेल्या सूचना लक्षात घेऊन आणि मग व्हाईस चान्सलर साहेबांची जी एक कमिटी होती त्याही कमिटीने केलेलं आणि मग सगळ्यांनी एकत्र येऊन केलेलं या सगळ्या विचार मंथनातून आता आपलं हा नवीन डायरेक्शन आलेला आहे. जो तुम्ही बघाल की आता तो बऱ्यापैकी बदल त्यांनी त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस केलेले आहे. पेटची आपण ती 5 वर्षाच्या व्हॅलिडिटीचा, तर सिनेटचं कॉन्ट्रीब्युशन काय झालं. सिनेटचं हे कॉन्ट्रीब्युशन आहे की सिनेट म्हणून तो विचार आला की पेटला व्हॅलिडिटी का बरं ठरता, एक्सपायरी डेट का ठेवली तुम्ही. तर हे झालं सिनेटचं कॉन्ट्रीब्युशन. जेव्हा की तो विषय त्यांचा मुळात तो विषय त्यांच्या त्याच्यातला नाही, परंतु ती डेलिबरेटिव्ह बॉडी असल्यामुळे अकॅडमिक विषय सुद्धा त्या अथॉरिटीच्या मीटिंगमध्ये त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह मांडू शकतात आणि मग तो तिथे एखादा निर्णय घेऊन ते रेफर करू शकतात. असं ते कॉन्ट्रीब्युट. म्हणजे सर सिनेट इज जस्ट अ फीडबॅक मेकॅनिझम. ओरिजिनल डिसिजन त्यांच्याकडे नाही आहे काही. नाही, त्या पर्टिक्युलर संदर्भामध्ये बाइंडिंग डिसिजन किंवा निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांची नाही आहे. ते आपले मुद्दे मांडू शकतात कारण सिनेटचं कंपोजिशन असं आहे की इट इज अ टोटल रिप्रेझेंटेटिव्ह बॉडी ऑफ द सोसायटी. अकॅडमिक काउन्सिल नाहीये. अकॅडमिक काउन्सिलमध्ये फक्त अकॅडमिशियनच तिथे येतात, त्याच्या नावावरूनच आपल्याला लक्षात येतं. पण सिनेटमध्ये जसं मी तुम्हाला म्हटलं की बा इव्हन आपल्या लोकल बॉडीजचे रिप्रेझेंटेटिव्ह ते सुद्धा असतात. एखाद्या नगर परिषदेचे चेअरमन तेही मेंबर असतात, इंडस्ट्रीचे मेंबर असतात. हे काही अकॅडमिशियन नाही आहे, परंतु आपलं विद्यापीठाचं जे फंक्शनिंग आहे ते कसं आहे, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आहे. इट अफेक्ट्स ऑल सेक्टर्स ऑफ द सोसायटी. असं कोणतं सेक्टर आहे जे अफेक्ट नाही होत बरं. आपण जे जे करतो आणि या विविध सेक्टरला लागणारे जो ह्युमन रिसोर्स आहे कोणताही असो, इंडस्ट्रीचा असो की सोशल ऑर्गनायझेशन असो, कॉर्पोरेट असो की अनकॉर्पोरेट असो, ऑर्गनाइज असो, या सगळ्या ठिकाणी लागणारा जो ह्युमन रिसोर्स आहे तो युनिव्हर्सिटीतूनच जातो. आणि या सगळ्या सेक्टरमध्ये असलेल्या समाजात जे काही समस्या आहेत त्या समस्यांचा तोडगा संशोधनाच्या माध्यमातून विद्यापीठ देऊ शकतो. तर म्हणून ती सिनेट अशी एक रिप्रेझेंटेटिव्ह बॉडी आहे. तर तिथे विषयाचं तसं बंधन काही नाही चर्चेसाठी, फक्त निर्णय बंधनकारक निर्णय नाही घेता. थँक्यू सर. अजून कोणाला काही Thank you, sir. विचारायचंय? Hello, sir. Hello. Hello. Good afternoon, sir. Hello. Aruna Shankar. Sir, I want to bring research. Hello. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, ma'am. You are audible. Sir, I want to bring research project for my college, but my college is not registered under 12F, 2F, 12B. Then what the process I should do?
See, college has to go for that acquiring the status of 2F and 12B, right? Huh. So another way for you is you can approach the university, apply to the university with your project, and university has got certain funds. At हर साल हम Okay. लोग रिसर्चर को फंडिंग करते हैं, और विशेष करके मैं उस जो कमिटी है उसमें भी मैं चेयरमैन हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि हमारी पॉलिसी ये है कि जिनको इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं मिलते, कुछ कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी के लिए, अभी आपने जैसे कहा कि 2F 12B का आपका प्रॉब्लम है, एक टेक्निकल डिफिकल्टी है ये तो Yes, ऐसे sir. संस्था, ऐसे रिसर्चर्स जो है जिनको इसके कारण प्रोजेक्ट नहीं मिलते, ऐसे लोगों को रिसर्च के लिए हम फंडिंग करते हैं। तो वहाँ हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आपका कॉलेज 2F 12B वाला है कि नहीं। Okay. Sir, which type of research funding institute? Can you give me some information of that research institute? University. नहीं, आप हम यूनिवर्सिटी का जो डेवलपमेंट Yes. सेक्शन है, Mhm. यू कैन सबमिट योर प्रपोजल टू द डेवलपमेंट सेक्शन। मेरे ख्याल से अभी 30 तारीख तक ही लास्ट डेट थी, 21 सर डीबीटी 20-21 के बोल रहे सर, आप डीबीटी के बारे में बोल रहे सर? जी। नाही युनिव्हर्सिटी रिसर्च सेलला तुम्हाला सबमिट करावं लागेल मॅडम, आपल्या युनिव्हर्सिटीला डेव्हलपमेंट सेक्शन. डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटीचा डेव्हलपमेंट सेल या वर्षीच्या प्रपोजल्स करता 30 तारीख शेवटची तारीख होती। ओके. तो तिथे पुढल्या वर्षी अगले साल आप सबमिट कर सकेंगे डेवलपमेंट इसमें। कोई एक अच्छा सा प्रोजेक्ट ले लीजिए आप। कौन सी फैकल्टी? ओके सर। सर माय फैकल्टी इज बायोलॉजी। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई आप दे सकते हैं ना, साइंस वाले वगैरह बहुत है, हर साल देते हैं हम लोग। हॅलो सर, माझा आवाज येतोय का आपल्याला? हॅलो मॅडम, तो कोण बोल? लाडे सर बोला ना। सर मी डॉक्टर भारत कडे बोलतो आहे। बोला. विद्यापीठाकडून पीएचडीचे केसेस असतात, ते पब्लिश करायला काही ग्रँट वगैरे मिळत असते आपल्याला, त्या अनुषंगाने काही माहिती देऊ शकता? हो, विद्यापीठाचं जे पब्लिकेशन डिपार्टमेंट आहे, आपण त्यांच्याकडे अप्रोच व्हा। त्यांनी त्यांची नियमावली बनवलेली आहे। आपल्याला माहिती आहे ना, विद्यापीठाची लायब्ररीमध्ये पब्लिकेशन डिपार्टमेंट आहे, तिथे आपण अप्रोच होऊ शकता आणि आपलं प्रपोजल देऊन ते करतात फंडिंग पब्लिकेशनसाठी। थँक्यू सो मच सर फॉर दिस शेअरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। थँक्यू सर। सर एक प्रश्न असा होता माझा। हॅलो सर, एखादी व्यक्ती 2 विषयांमध्ये जर नेट पीएचडी वगैरे क्वालिफाईड आहे, काही वर्ष एका वेगळ्या विषयामध्ये आणि नंतरच्या वर्ष दुसऱ्या विषयामध्ये तो जर टीचर म्हणून काम करतोय ऍज अ असिस्टंट प्रोफेसर, तर त्याचे वेगळे वेगळे जे विषय होतात, तर तो अनुभव काउंट केला त्यांचा? वेगवेगळे काय? 2 वेगळ्या वेगळ्या विषयामध्ये एम ए झालेला आहे, नेटसेट आहे आणि हो. पीएचडी आहे, आणि 2 हा. वेगळ्या वेगळ्या विषयांमध्ये सर्व्हिस केलेली आहे, काही 5 वर्ष आणि दुसरे वर्ष दुसऱ्या विषयामध्ये, तर ते सुरुवातीचे 5 वर्ष काउंट केलं जाते का दुसऱ्या विषयामध्ये? हो हो, अरे वा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। म्हणजे 5 वर्षानंतर त्यांनी विषय बदलला? हा सर, माझ्या बाबतीतच ते झालेलं आहे। मी एम ए डॉक्टर आंबेडकर कॉटमध्ये केलेलं होतं आणि मी जळगाव विद्यापीठामध्ये 7 वर्ष काम केलेलं आहे। आता त्यानंतर हा असा प्रॉब्लेम मी पहिल्यांदा नाही, हा मी सांगतो आपल्याला। त्याच्यात कसं आहे, तुम्ही कॅस्ट करता हा प्रश्न विचारता ना? हा सर, कॅस्ट करता ना, है ना? प्रमोशन हा. करताय ना करिअर ऍडव्हान्समेंट स्कीम मध्ये? बघा, माझं स्वतःचं इंटरप्रिटेशन असं राहील, जे काही आपण नियम बनवलेले आहे त्याचे लेटर आणि त्याचं स्पिरिट असं 2 असतात त्याचे भाग। तर इफ आय हॅव टू गो बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉ रिगार्डिंग युअर कॅस्ट, प्रश्न असा आहे की ज्यांनी 5 वर्ष टीचर म्हणून काम केलेलं आहे, त्याला तो एक एक्सपिरियन्स आलेला आहे,
irrespective of the subject. लक्षात, irrespective of the subject, his service should be counted. His service should be counted. म्हणजे 5 वर्षानंतर तुम्हाला असिस्टंट प्रोफेसर पासून असोसिएट प्रोफेसर किंवा जे काही मिळत असेल, हे जर मिळायचं असेल तर तो तुम्ही कोणत्या विषयात शिकवलेला आहे, दॅट शुड नॉट बी मटेरियल फॅक्टर. लक्षात, एक्सपिरियन्स ॲज ए टीचर. आता याचं लॉजिक काय आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. फॉर एक्झाम्पल, आमच्या डिसिप्लिन मध्ये लॉचं जर डिसिप्लिन घेतला, माझ्याकडे एक टीचर आहे, एका प्रोग्राम मध्ये शिकवत आहे समजा. आमच्याकडे तर दर सेमिस्टरला वेगवेगळे विषय असतात. लॉ हा एक जेनेरिक झाला. लॉ हा जेनेरिक शब्द आहे, पण त्या लॉ मध्ये असंख्य लॉज आहेत जे शिकवतात. तर माझा टीचर यावर्षी एक लॉ शिकवतो, पुढच्या वर्षी दुसरा लॉ शिकवतो, तिसऱ्या वर्षी तिसरा लॉ शिकवतो. म्हणून त्याला तुम्ही डिनाय करणार का? अरे नाही, तू तर सब्जेक्ट बदलवत घे ना, है ना. तसं तुम्ही इकॉनॉमिक्स मध्ये समजा काही वर्ष घालवले आणि नंतर तुम्ही पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये टीचर म्हणून गेला, कारण तुमच्या जो दोन्हीची क्वालिफिकेशन आहे. तर ऍज ए टीचर म्हणून तुमची सर्व्हिस किती झाली ते बघायचं आहे. कुठल्या विषयातली सर्व्हिस, दॅट शुड नॉट बी टेकन इन टू कन्सिडर, असं माझं इंटरप्रिटेशन. तर त्याला धरूनच एक प्रश्न असा विचारतो मी, जे युजीसीकडला नेट JRF फेलोशिप दिली जाते आपल्याला, तर आवाज येतोय सर माझा? हो, येत आहे. हा, तर युजीसीकडनं नेट JRF फेलोशिप दिली जाते, JRF आणि SRF. तर नोकरीला लागायच्या आधी आपण नेट JRF झालेला आहे आणि PhD कम्प्लीट केलेली आहे, 5 वर्ष रिसर्च केलेला आहे पूर्ण वेळ. तर तो जो 5 वर्षाचा अनुभव आहे तो नंतर सर्व्हिसमध्ये काउंट होतो. असिस्टंट प्रोफेसर असं काही मागे महाराष्ट्र शासनाने एक पत्र काढलेलं होतं की ज्यांनी रिसर्च केलेलं आहे 5 वर्ष विदाऊट नोकरी असताना, तर त्यांचा अनुभव हा असिस्टंट प्रोफेसर, ॲज अ असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून काउंट केला जाईल. तर याबद्दल अगदी स्पष्ट असं सांगता येणार नाही. काहीतरी त्याचे नियम आलेले होते, वेदर टू काउंट दॅट ऑर नॉट टू काउंट, है ना. नंतर काही पुन्हा भूमिका बदलली आहे का त्याची, हे तुम्हाला आता आपल्या याच्यामध्ये सापडेल पुन्हा. GR जो होता ना 7 पेच्या इम्प्लिमेंटेशन मध्ये, त्यामध्ये तुम्हाला उत्तर मिळू शकते. आय थिंक आय हॅव टू लिव्ह. त्याचं कारण असं आहे की युनिव्हर्सिटीतून फोन येतात मला आणि ओके सर, परत उरलेले प्रश्न आपण परत कधी चर्चा करूया त्याच्यावरती. नक्की सर, नक्की. अमोल भाऊ, सर तुम्ही थँक्यू. तिकडे चालले का? पुसतकर सर म्यूट करिए. घरी चालले का म्हटलं? टेक युअर लीव्ह मॅडम. Okay, so on behalf of all the participants, I extend my heartfelt thanks to respected Dr. Komawar sir, and from HRDC Nagpur also. Thank you very much, sir, for spending your valuable time and valuable information. Thank you so much, sir. Thank you, 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 sir. So friends, now we will at the break time. We will meet at 1 p.m. Lalita madam. Lalita madam, तुम्हाला मगाशी काही डिफिकल्टी होती सेमिनार बद्दल? ललिता मॅडम, आर यू देअर? ललिता सावरकर. ओके. हॅलो मॅम. येस येस. मग मी म्हंटल होतं की ते आपलं जे आहे ना मॉड्यूल वर याच्यावर आहे म्हटलं की तुम्ही. हा, गुरुदक्षिता प्रोग्रामचं मॅन्युअल. हा, तर त्यामध्ये पाहिलं मी, पण त्याच्यामध्ये हे सगळे जे मॉड्यूल्स आहेत 10 त्याच्याबद्दल दिलेलं आहे. येस, त्याच 10 मॉड्यूल्सचे जे डिटेल्स आहेत, त्याचे जे काही सब डिव्हिजन्स आहे, त्याच्यामधनं तुम्हाला एक टॉपिक सिलेक्ट करायचं आहे सेमिनारसाठी तुमच्या चॉईसचा. हॅलो मॅम. येस. हॅलो मॅम, शर्मा मॅमने सांगितलं होतं की जनरल टॉपिक पण चालेल, तर आपल्याला
जनरल टॉपिक चालेल ना मॉड्यूलला Yes. जर आपण Yes, केलं तर? madam. General topic, but popular topic, not the core subject of your particular discipline. तो करंट टॉपिक पण हा. घेऊ शकतो ना मॅम आपण? हो, तो सगळ्यांना समजायला हवा, सगळ्या फील्ड, सगळ्या फॅकल्टीज वाल्यांना. खूप जास्ती तुमचा कोर सब्जेक्ट नको. ठीक आहे? Hello, hello, ma'am. Hello, madam. Yes. Ma'am, actually, yesterday, ma'am was telling that is, the topic should not be any kind of research related. Yes, yes. It is not a So, core subject. That's why I'm saying it is a popular topic of your field, and that can be understandable by all the laymen or all the faculty members who are present here. but I think so. Can we connect research with some other kind of, some other kind of But discipline? not So that much, but not that much technical part. If you belong to mathematics, अगर आप mathematics की कोई theory बता रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा. नहीं, वो नहीं. Yes, yes. मैं मतलब जनरली उसको किस तरीके से हम लोग को रिलेट कर सकते हैं या रिलेशनशिप ऐसे Yes, that type of studies we can do. I think Yes, so, right? that you can do. But it should be Okay, popular thank and it should be understandable by everyone. Okay, ma'am. Thank you. Okay. हॅलो मॅम. Yes. हॅलो मॅम. हा बोला बोला. हा मॅम, मला हे विचारायचं होतं की जो काही टॉपिक आपण सिलेक्ट करणार आहे तो मंडे पर्यंत व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकायचा आहे का? नहीं जो सिलेक्ट करण्यासाठी? एक मिनट सभी लोग सुन लीजिए. मैडम और मैं एक गूगल फॉर्म सेंड करेंगे, एक FIP 3 के ग्रुप में जाएगा, या तो मैं मेरे मूडल साइट में आपको वो गूगल फॉर्म दूंगी FIP 4 वाले. उस गूगल फॉर्म में एक क्वेश्चन है कि राइट योर सेमिनार टॉपिक. उस गूगल फॉर्म में आपको सेमिनार टॉपिक लिख के भेजना है. कहीं पे भी सेंड मत करिए व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह. ओके. मॅम, तोच टॉपिक फायनल झालेला आहे ते कशावरून कळेल मॅम आपल्याला? फाइनल मध्ये तोच टॉपिक मैं एक लिस्ट डिस्प्ले करूंगी, हर एक के नाम के सामने उसका रिस्पेक्टिव टॉपिक रहेगा और वो आपका फाइनलाइज टॉपिक रहेगा. अगर कुछ टॉपिक्स आपके सिमिलर हो जाते हैं किसी और पार्टिसिपेंट के साथ, सो वी विल डिस्कस दैट अबाउट. ओके. मैम, ये सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही देना है कि इसके सिवाय और कुछ रिसर्च पेपर वगैरह तो नहीं लिखना है ना इसमें? नहीं, सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही देना है और वो PPT की जो भी आपकी फाइल रहेगी वो आपको हमें सबमिट करनी होगी. वो भी गूगल फॉर्म में आपको वो अटैच फाइल करके भेजना होगा. दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. और ये जो सेमिनार है ये लास्ट वीक ऑफ फेब तक होगा ना? मतलब कोई पर्टिकुलर डेट है अभी आपके पास? अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए. जैसे आपके टॉपिक आते हैं उस हिसाब से आपके इवैल्यूएटर बुलाए जाएंगे, उनकी डेट जैसे फाइनल होती है. ठीक है. ओके, थैंक यू. हाँ. नो, सादा PPT, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. ओके. यू कैन प्रिपेयर इन एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर, दैट इज योर ज्यूरिडिक्शन. आप गूगल स्लाइड में भी बना सकते हैं या तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी बना सकते हैं. मॅम हाँ. स्लाइड लिमिट किती राहायला हवी? स्लाइड लिमिट काहीच नाही आहे. तुम्ही 10 मिनिटात तुम्ही जितकं बोलू शकता तितक्या स्लाइड्स बनवा. 100 स्लाइड पण तुम्ही 10 मिनिटात बोलू शकता. 3-4 स्लाइड्स पण तुम्ही 10 मिनिटात बोलू शकता. बट इट शुड कंप्लीट विद इन 10 मिनिट्स. ओके मॅम, थँक्यू मॅम. ओके. मॅडम, पीपीटी प्रेझेंटेशन न बनवता साधं बोलता येणार नाही का? नाही, PPT प्रेझेंटेशन कंपल्सरी आहे सर. त्याच्यावरती मार्क्स आहे. हे जे तुमचे 20 मार्क आहेत ना ते 5-5 मार्क्स मध्ये डिवाइड झाले आहे. तर त्याच्यामध्ये PPT वरती पण मार्क्स आहेत. तर म्हणून तुम्हाला बनवावं लागेल. मराठी हिंदी लँग्वेज वाले जे आहेत त्यांना पण बनवायचंच आहे. प्रेझेंटेशनच्या वेळेस ते आम्हाला करता आलं पाहिजे मॅडम. सर मी आहे ना, डोंट वरी. तुम्हाला ते प्रेझेंटेशन जे आहे ते तुम्ही पहिले आम्हाला सबमिट कराल आणि आम्ही आमच्याकडनं ते शेअर करू. तुम्ही तिकडनं फक्त मोबाईलमधनं बोलाल आणि मला सांगाल की स्लाइड चेंज करायची आहे का. ठीक आहे. सो डोंट वरी अबाउट दैट टेक्निकल पार्ट. यू जस्ट प्रिपेयर योर PPT एंड सेंड इट टू अस. एज फार एज FIP 4 इज कंसर्न, FIP 4 वालों के लिए भी ये है. 3 के लिए मैडम कुछ अगर और बताते हैं तो वो फॉलो करना पड़ेगा. हॅलो मॅडम, हिंदी भाषेत चालेल ना मॅडम? हो, इन एनी लँग्वेज यू कॅन डू युअर प्रेझेंटेशन. थँक्यू. ओके, आय एम सेंडिंग द. हॅलो, अजून काही डाऊट आहेत कोणाला की शॅल वी एंड द मीटिंग? हॅलो मॅम. येस.
मॅम हे टॉपिक किती तारखेपर्यंत सबमिट करावं लागेल? टॉपिक फायनल डेट? संडे पर्यंत सबमिट करायचे. आज इव्हिनिंग पर्यंत तुम्हाला गुगल फॉर्म मिळून जाईल. FIP 4 वाले पार्टिसिपेंट्स को गूगल फॉर्म फॉर सेमिनार टॉपिक आई विल अपलोड इन अवर मूडल साइट ओनली. FIP 4 पार्टिसिपेंट्स के लिए गूगल फॉर्म जो है टॉपिक जो सेमिनार के देने हैं उसके लिए जो फॉर्म है वो मैं मूडल साइट में ही अपलोड करूंगी. ओके अच्छा मैम, अगर ये फिक्स रहेगा क्या? सपोजिंगली मान लीजिए कभी अगर चेंज करना हो नहीं नहीं, टॉपिक. आप फाइनल टॉपिक दीजिए सर. आप म्हणजे सोच समझ के दीजिए. टुडे इज थर्सडे, यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम टू थिंक अबाउट इट एंड जस्ट गिव फाइनल टॉपिक ओनली. तो सबमिटेड बाय व्हेन? When it should be बाय submitted? संडे इव्हिनिंग. Okay, okay. Thank you. एनी मोर क्वेश्चन? हां मॅडम मला विचारायचं आहे, आपण जे दररोज असाइनमेंट सबमिशन करून राहिलो आहे, ओके. तर ते तुमच्यापर्यंत व्यवस्थितपणे जात आहे की नाही याच्याविषयी आम्हाला कळत नाही मॅडम. सर संडेला आपण तुम्ही FIP 4 मधले आहात? 3 मध्ये आहे मॅडम. 3 मध्ये. सर 3 मधले तर मॅडम तसं सांगतील की ज्यांचे असाइनमेंट्स नाही येत आहे. FIP 4 वाल्यांसाठी मी रोज असाइनमेंट्स बघते आहे. सगळेजण सबमिट करतात आहे, त्यांच्या परीने सबमिट करतात आहे. सगळेजण टेक्निकली साऊंडच असतील असं नाही आहे. सगळ्यांसाठी ही लर्निंग फेज आहे. द माय मोटो इज टू जस्ट सबमिट द असाइनमेंट एंड ट्राई टू योर बेस्ट टू गिव. और अगर किसी का सबमिशन नहीं आता है तो मैं वैसे इन्फॉर्म करूंगी. जो लोग क्विजेस नहीं दे रहे हैं, हर वीक के एंड में आई विल टेक द रिव्यू मीटिंग. उस रिव्यू मीटिंग में मैं बताऊंगी. अभी जो कमिंग संडे में FIP 4 वालों की मीटिंग होगी जिसमें किसी ने नहीं सबमिशन किया होगा, किसी का कुछ पेंडिंग टास्क है, वो लोग कंप्लीट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डे में. आणि मॅडम एखादी कठीण वाटलं आपल्याला असाइनमेंट सबमिशनला, तर ते एखादी लेट झालं तर चालेल ना? सर तुमच्या मॅडमनी काहीतरी डेडलाईन ठेवली असेल ना सबमिशनची? ते तर दररोज प्रत्येक दिवसाचं त्या दिवसाला submit हां करायचं सर, आहे. त्याच दिवसाला सबमिट करायचं आहे. पण कधी कधी आता टेक्निकल अडचण येते मॅडम, तर काही गोष्टी समजत नाही. तर तसं मॅडमशी बोलून घ्याल सर. मॅडमशी एकदा बोलून घ्याल तसं, जर काही टेक्निकल डिफिकल्टीज असतील तर. असं काही नाही आहे. चालेल. ठीक आहे. ओके, चला बंद करायची का मीटिंग? 1 वाजता भेटूया नेक्स्ट सेशन साठी. धार्मिक मॅडम. येस मॅडम टॉपिक किती पाठवायचे आहेत? एकच टॉपिक मॅडम, एकाच टॉपिक वर बोलाल ना? हां येस. धार्मिक मॅडम. PPT कुठे सबमिट करायची आहे मॅम? वेट, की तुम्ही काही गुगल फॉर्म? क्लासवर येणार आहे ना ते? गूगल फॉर्म सेंड किया जाएगा. अभी मैंने बताया ना, गूगल फॉर्म सेंड किया जाएगा, उसमें आपको टॉपिक्स देने हैं. उसमें टॉपिक्स देने हैं और आप Yes. कुछ PPT के बारे में बोल रहे थे ना मैम, वो पूछ रही मैं. वो PPT वो के कहाँ लिए पे भी, submit है? यस यस वेट, वो PPT के लिए भी, PPT सबमिशन के लिए टाइम है. आप लोग बनाइए. ओके. वो जब मैं फॉर्म हाँ. डालूंगी उस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि अभी आप PPT सबमिट करिए. पहले आप टॉपिक ओके. फाइनलाइज कर लीजिए. ये संडे तक टॉपिक्स ही सिर्फ देने हैं. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब आपका सेमिनार का टाइम टेबल डिस्प्ले होगा उस वक्त आप PPT हाँ. सेंड करिए. वो मैं बाद में बताऊंगी. ओके. सो डोंट गेट Thank you, कंफ्यूज. ओके. ओके. मॅडम काल मी असाइनमेंट सबमिट करू शकलो नाही, तर त्याच्यासाठी काही पर्याय आहे का त्याला? सर FIP 4 मधले पार्टिसिपंट आहात तुम्ही? हो, पुसतकर. हां, तर संडेला मी या वीकचे सगळ्या जे काही आपण शिकलो आतापर्यंत ते सगळं मी संडेला ओपन करील परत. तर संडेच्या दिवशी हा. तुमचा जो पेंडिंग टास्क आहे तो तुम्ही कंप्लीट करू शकता. संडेला ना? हां, आता हा वीक पूर्ण होऊन जाऊ द्या. संडेच्या दिवशी पूर्ण वीक आपण जितकं पण काही शिकलो ते सगळं ओपन राहील. हा. आणि ज्यांचं जे काही सुटलं असेल ते संडेला कंप्लीट करून घ्याल. ठीक आहे? ठीक आहे मॅडम. हां, ओके. 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 थँक्यू मॅम. थँक्यू. ओके, चला बंद करायची Thank you, का madam. मीटिंग? ओके, आपण 1 वाजता भेटूया. टेक युअर लंच अँड वी विल मीट ॲट 1 PM. ठीक आहे.